हेलो बच्चों, आइए हम लोग आज देखने जा रहे हैं कैस्केड एम्पलीफायर। इसके पहले हम लोगों ने कैस्केड एम्पलीफायर पढ़ रखा था। आपको पता है जैसा कि कैस्केड एम्पलीफायर क्या होता है? तो कैस्केड एम्पलीफायर वो होता है जो कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होता है, जिसमें एक एम्पलीफायर ढेर सारे एम्पलीफायर के साथ जुड़ा हुआ होता है। और ऐसा हम क्यों करते हैं? जैसे आपको पता है कि सेल को जोड़ के ढेर सारे सेल्स के कम्बिनेशन से हम लोग बैटरी बनाते हैं। और किस लिए बनाते हैं बैटरी? जिससे कि हमें ज़्यादा आउटपुट पावर, हमें ज़्यादा पावर मिल सके, ज़्यादा टाइम लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो चल सके। इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर जो है एक एम्पलीफायर को कई एम्पलीफायर से कनेक्ट किए होते हैं। हम यहाँ पढ़ रहे हैं पावर एम्पलीफायर, और पावर एम्पलीफायर आपको पता है क्या करता है? पावर को एम्पलीफाई करता है। जनरली ये पावर को एम्पलीफाई करता नहीं है, इनपुट को आउटपुट में देता है, बढ़ा कर देता है। तो आप कहेंगे नो डाउट कि इसको पावर एम्पलीफायर कहते हैं। लेकिन क्या है कि वो जिससे आप उस सिस्टम को यानी ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करते हैं, उस ट्रांजिस्टर जिस वोल्टेज सोर्स से यानी कि VCC से, उसी को ये थोड़ा सा आउटपुट में बढ़ा करके देता है, उसी का कुछ कंपोनेंट देता है बाहर। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये पावर एम्पलीफायर है, पावर को एम्पलीफाई करता है। लेकिन सच में ये जनरली पावर को एम्पलीफाई नहीं करता। तो इसी कड़ी में हम आगे देखने जा रहे हैं कि कैस्केड एम्पलीफायर क्या होता है। तो कैस्केड एम्पलीफायर जो होता है, जैसे देखिए यहाँ पे एक मिनट, हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा ये एम्पलीफायर है, इस पे इनपुट आपने दिया तो बाहर जो मिलेगा वो गेन मिलेगा, इससे आउटपुट मिलेगा और इससे बढ़ करके मिलेगा एम्पलीफायर का। ऐसे ही कई ठो एम्पलीफायर हम जोड़ दिए हैं, मान लीजिए इसका गेन A1 है, इसका गेन A2 है, इसका गेन A3 है, ठीक है। तो पूरा गेन कितना, यहाँ आउटपुट जो है यहाँ पे लोड लगाएंगे RL, और यहीं से हम आउटपुट ले लेंगे, लास्ट स्टेज में आउटपुट ले लेंगे। तो पहले वाले का गेन हो गया A1, दूसरे का A2, तीसरे का A3। तो पूरा गेन कितना होगा? तो पूरा गेन कहते हैं V आउटपुट, जो एकदम बाहर निकला होगा अपन में V इनपुट। इसी को हम कह सकते हैं कि पहले वाले का गेन इंटू दूसरे वाले का गेन इंटू तीसरे वाले का गेन, इसको कहेंगे हम लोग पूरा गेन कितना हुआ। तो इसके पहले तो आइए हम लोग देखने मल्टी स्टेज एम्पलीफायर को ही कैस्केड एम्पलीफायर कहते हैं। कैस्केड एम्पलीफायर हम लोगों ने पीछे देखा था, तो कैस्केड में पढ़ा था कि कैस्केड एम्पलीफायर जो है हमारा आउटपुट तो बढ़ा कर देता है, नो डाउट, ये बढ़िया है। लेकिन एक प्रॉब्लम इसके साथ थी, क्या कि इसकी जो बैंडविड्थ थी वो बहुत ही नैरो थी, कम थी। और ये केवल लो फ्रीक्वेंसी के लिए ही अप्लीकेबल था, कि केवल लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को ही एम्पलीफाई करके हाई पावर देता था। लो पावर के, अगर आपने पावर दिया है, जो पावर कम है उसको बढ़ाना है, लेकिन ये पावर की फ्रीक्वेंसी जो है वो लो है, तो उस लो फ्रीक्वेंसी वाले को ही बस एम्पलीफाई कर सकता था। कौन? कैस्केड। तो अगर हमें हाई पावर वाले एम्पलीफायर को एम्पलीफाई करना होगा, जैसे कि आप यूज़ करते हैं ये क्या सब कह सकते हैं, माइक्रोवेव ओवन जो घर में होता है, ब्लूटूथ डिवाइसेस होती हैं बहुत सारी, टीवी होता है सिग्नल, ये सब, तो मोबाइल होता है, इन सब में तो वहाँ पे आप इसको नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो उसके जगह पे हमें कैस्केड यूज़ करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा इस बात कि कैस्केड जो है इसका पावर हाई गेन होता है, मतलब हाई गेन तो मिलता है, आउटपुट हाई गेन होता है, लेकिन बैंडविड्थ कम होती है, और यह लो फ्रीक्वेंसी वाले को ही केवल एम्पलीफाई कर सकता है। याद रखिएगा। आइए, कैस्केड एम्पलीफायर क्या करता है? तो कैस्केड देखिए, द गेन ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर आल्सो कॉल्ड एज द कैस्केड एम्पलीफायर इज़ हाई। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का जो गेन होता है वो हाई होता है, लेकिन इसकी बैंडविड्थ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टीज, इस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए कैस्केड एम्पलीफायर डिजाइन किया गया था। और कैस्केड एम्पलीफायर में बेसिक आपको याद क्या रखना है, इसमें 2 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, कॉमन इमीटर कन्फिगरेशन और कॉमन बेस कन्फिगरेशन में। तो पहले वाले पे आप इनपुट देते हैं, और इसे कलेक्टर के थ्रू हम आउटपुट लेते हैं, और यहाँ का आउटपुट जो है इस वाले के कलेक्टर पे यहाँ आउटपुट में मिलता है कपलिंग कैपेसिटर के द्वारा लोड पर। और आपको पता है कि AC का ये AC जो है यहाँ से पास होकर के यहाँ जाए, क्योंकि ये जो कपलिंग कैपेसिटर है, ये जो है AC के लिए शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी फार्मूला होता है XC कैपेसिटर के लिए 1/2πf, या फ्रीक्वेंसी या न्यू होता है, न्यू, ठीक है, ओमेगा होता है, ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2π न्यू। तो ये न्यू, अगर फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा, जैसे अगर AC है तो AC का फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा
ये ओवरऑल कैपेसिटेंस यानी कि इसका इम्पीडेंस, या यूँ कह सकते हैं कि इसका कैपेसिटेंस मतलब रेजिस्टेंस एक तरह से समझ सकते हैं आप। कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस नहीं कहते, कैपेसिटेंस कहते हैं। वो घट जाएगा। जब वो घट जाएगा तो यह एक तार की तरह एक सिंपल सा तार की तरह व्यवहार करेगा, उसको कहते हैं शॉर्ट सर्किटेड। तो इस तरह से हमें शॉर्ट सर्किटेड की तरह ये बिहेव करेगा AC के लिए, लेकिन DC को हमारा रोक देगा। क्यों? DC के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0। तो यहाँ 0 रखेंगे तो क्या आएगा? ये ओवरऑल इन्फिनिटी आएगा। 1/0 मतलब क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। मतलब कि यह DC के लिए इन्फिनिटी रेजिस्टेंस देगा। मतलब इस सर्किट का जो VCC का कोई भी हिस्सा अगर बाहर जाना चाहेगा तो ये रोक देगा। तो वह और इधर से बाहर नहीं जाएगा, इधर से भी ये बाहर नहीं जाएगा। कौन? DC। तो केवल हमारा यहाँ पे AC देंगे और यहाँ से AC लेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। इसमें कॉमन याद रखिएगा इसमें कि पहला ट्रांजिस्टर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में है, दूसरा वाला कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पे है। यहाँ पे इनपुट देंगे और यहाँ से लेकर के आउटपुट लेंगे, और ये आउटपुट कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू हम लोग, जो कि बाईपास कैपेसिटर की तरह काम करेगा, लोड के क्रॉस में हम लेंगे। आ जाइएगा। इट प्रोवाइड हाई इनपुट इम्पीडेंस। याद रखिएगा कि इसकी इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें ढेर सारे रेजिस्टेंसेस लगे हैं विथ कैपेसिटर। आगे कह रहे हैं आप हाई गेन। इसकी गेन बहुत अच्छी होती है, आपको ये जैसा कि पता ही है। हाई गेन होता है एज वेल एज हाई बैंडविथ। इसकी बैंडविथ भी बहुत ज़्यादा होती है। किसकी? कैस्कोड की। इसीलिए तो हम यूज़ करते हैं। आगे बैंडविथ ज़्यादा होने का मतलब ये है कि वाइड रेंज में, बहुत दूर तक, लंबे रेंज तक ये काम करेगा। फ्रीक्वेंसी जो है, मान लीजिए कि अगर आपने 10-20 फ्रीक्वेंसी दे दिया, 10 फ्रीक्वेंसी तक या 20 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी तक दे दिया, तो ये इसको एम्पलीफाई करने के लिए आपको कैस्केड चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए 50 से लेकर के 70, 80, 100, 100 ऐसे करके दे रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ा दिए हैं, तो उसके लिए ये काम करेगा। और ये रेंज बहुत ज़्यादा होगा, मतलब कि ये ज़्यादा दूर तक, ये नहीं कि 50 से लेकर 60 तक को एम्पलीफाई करे, 70-80 को नहीं करे, ऐसा नहीं है। ये ज़्यादा दूर तक के रेंज तक को एम्पलीफाई कर सकता है। ये इसका एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है? इसका गेन अच्छा तो है ही, और इसका जो बैंडविड्थ है वो भी अच्छा है। ठीक है, और आइए देखते हैं। तो ये आगे वही बात लिखिए जो मैंने कहा था कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में Q1 होगा, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में Q2 ट्रांजिस्टर होगा। अब आइए इसकी वर्किंग कुछ नहीं देखना है, मैंने वर्किंग आपको बता दिया है। तो ऐसा इसलिए पढ़ रहे हैं थोड़ा स्पीड में। आप पेपर हमारा MCQज है तो उसी तरह पढ़ते हैं, आपको पूरी बातें फिर भी इसमें कंप्लीट हो जाएंगी, आ जाएंगी पेपर के पर्पज़ से। ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ द मिलर इंडेक्स कैपेसिटेंस, जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा था कि मिलर कैपेसिटेंस क्या होता है। मिलर कैपेसिटेंस जो होता है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस को बढ़ा देता है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को बढ़ा देने की वजह से इस केस में हमारा बैंडविड्थ जो है बढ़ जाता है। तो ये याद रखेंगे आप कि बैंडविड्थ हमारा क्यों बढ़ा, तो आप कहेंगे मिलर इंडिसेस की, मिलर कैपेसिटेंस की वजह से। और इसका एक बात याद रखेंगे, एडवांटेज क्या है? एडवांटेज से MCQज बन जाएगा। कैस्कोड एम्पलीफायर का एडवांटेज ये है कि ये हाई बैंडविड्थ देता है, हाई गेन देता है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ इसलिए AC और DC, ये बात ज़रूर नोट करिएगा कि ये AC और DC दोनों को एम्पलीफाई कर सकता है। साथ ही साथ इसकी ये हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ होता है। ये बातें यहाँ पे लिखी है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बेस्ड ऑन द कपलिंग मेथड। अब हम जा रहे हैं देखने की जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, आपको मैंने बता रखा था पिछले क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो होता है वो कपलिंग के मेथड पे 4 प्रकार में हम लोग जनरली उसको डिवाइड करते हैं, जो हमारे सिलेबस में पढ़ना है। तो पहला उसमें हम जा रहे पढ़ने RC कपल्ड एम्पलीफायर, मतलब रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर के द्वारा कपलिंग की गई हो। तो ये देखिएगा, अगर आप यहाँ से देखें इस रेड पेन के इधर का पूरा फ़ोटो देखिए और इधर का फ़ोटो देखिए, इतना दूर तक का, तो सेम है। देखिए यहाँ पे R1 RC ये कैपेसिटर है, कौन सा? वो कलेक्टर कैपेसिटर है, और ये एमीटर कैपेसिटर है, और एक कलेक्टर रेजिस्टेंस है, और ये एक इमीटर रेजिस्टेंस है, और एक इमीटर बाईपास कैपेसिटर है। आपको पता है कि इसका काम क्या है? यह जो है यहाँ से AC को यहाँ से जाने देता है, अदरवाइज यहाँ पे AC ड्रॉप हो जाएगा तो हमारा Q पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। ये आपने वोल्टेज डिवाइडर मेथड यूज़ कर रखा है, पढ़ रखा है। वोल्टेज डिवाइडर मेथड हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ही यूज़ करते हैं हम लोग, ये आपने पढ़ा हुआ है। सेम ये देख लीजिएगा, सेम पैटर्न जितना ये है, जो चीज़ यहाँ पे है वही चीज़ वापस से रिपीट की गई है, लेकिन इन दोनों को कपल किया गया है। कपल मतलब जोड़ा गया है। तो एक कपलिंग कैपेसिटर, CC मतलब कपलिंग कैपेसिटर है। तो यहाँ पे आप इनपुट देंगे, इनपुट जो भी आप देंगे वो यहाँ पर आउट ऑफ फेज़ मिलेगा, फिर वापस ये उसको 180 डिग्री का फेज़ चेंज करा करके यहाँ पे लोड पे देगा, जो कि इनिशियल के बराबर होगा फेज़ में, यानी सेम फेज़ में होगा, लेकिन एम्पलीफाइड होगा।
कंस्ट्रक्शन एंड सर्किट एनालिसिस। कंस्ट्रक्शन सर्किट एनालिसिस क्या है, ये पूरा आपको पता है कि पोटेंशियल डिवाइडर मेथड है, ऐसा क्यों यूज़ करते हैं आपको पता है, सारी बातें मैंने पढ़ा रखी है कि ये जो है R1 R2 जो है बेटर स्टेबलाइज करते हैं, हाई पावर देते हैं यहाँ पर, तो बेस बर्न आउट कर जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगाया गया है। आर ई यहाँ पे क्यों लगाया गया है, आप ये सी क्यों लगाया गया है, आपको पता है कि यहाँ पर सी लगाया गया है क्योंकि ए सी यहाँ से होकर के चला जाए, नहीं तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, तो क्यू पॉइंट हमारा शिफ्ट हो जाएगा और ये एम्पलीफायर हमारा फ्लक्चुएट करेगा, मतलब कि स्टेबल स्मूथली वर्क नहीं करेगा। तो आइए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखें क्या है। तो ये जितना ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, बहुत इजीली है। पीछे का हमने जो कुछ सारी बातें पढ़ी है पूरा का पूरा सेम टू सेम वही लिखा हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो ना आपको ना समझ में आए। द कैपेसिटर सी मतलब जो यहाँ पे लगा हुआ था कैपेसिटर, ये क्या कैपेसिटर जो लगा है ये क्या है, सी इसको कहते हैं कपलिंग कैपेसिटर, या कहते हैं यहाँ कपलिंग कैपेसिटर या फिर ब्लॉकिंग कैपेसिटर। ब्लॉकिंग क्यों, क्योंकि ये ब्लॉक करता है किसको, डीसी को, इधर से डीसी को जाने से, क्योंकि हम दे रहे हैं एसी सिग्नल इनपुट में और आउटपुट भी हमें क्या चाहिए, एसी लेकिन एम्पलीफाइड फॉर्म में, तो यहाँ से डीसी नहीं जाना चाहिए, तो ये उसको ब्लॉक करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कैपेसिटर सीसी ब्लॉक्स द डीसी ऑफ द फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज के डीसी को ब्लॉक करता है, ये पहला स्टेज है, पहले स्टेज को डीसी को इसमें जाने से रोकता है। जो आपने इनपुट दिया है एसी, वो एसी जाएगा और आपको पता है कलेक्टर वाले पे ये इंक्रीज होकर के मिलता है, बढ़ करके मिलेगा, लेकिन आउट ऑफ फेज मिलता है, और वापस ये फीड कर दिया जाएगा, यानी इनपुट हो जाएगा किसके लिए, इसका आउटपुट इनपुट हो जाएगा कपलिंग कैपेसिटर के द्वारा Q2 के लिए, और यहाँ पर से ये फिर वापस मिलेगा यहाँ कपलिंग कैपेसिटर के द्वारा लोड RL पर, यही होगा हमारा V आउटपुट, क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन है। तो कपलिंग कैपेसिटर ब्लॉक करता है डीसी ऑफ द फर्स्ट स्टेज को टू रीचिंग द सेकेंड स्टेज एंड देयरफॉर प्रिवेंट द शिफ्टिंग ऑफ क्यू पॉइंट ऑफ द सेकेंड स्टेज, और यह क्यू पॉइंट को शिफ्ट होने से बचाता है, जैसा कि आपको पता है। ये कैसे काम करता है मैंने पूरा वहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। इसकी बातें 2-3 क्या है, मिड फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, ये कैसे काम करता है थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। अभी भी मैंने बताया कि जो फार्मूला होता है, जो फार्मूला होता है कैपेसिटर के, ये फ्रीक्वेंसी का कैपेसिटर के लिए, वो 1/2 न्यू होता है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, या आप कह सकते हैं सर हम लोग तो एक्सी इक्वल टू 1 पढ़े हैं ओमेगा सी, ठीक है, ओमेगा की जगह 2πf कहते हैं ना, एफ या फ्रीक्वेंसी सी कहते हैं ना, तो यहाँ पर आप वही रख दीजिए 1/2 न्यू सी। ये बताइए न्यू फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जितना कम होगा एक्सी भी उतना ही ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी जितना कम होगा एक्सी उतना ज़्यादा होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा एक्सी उतना कम होगा। यानी कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी को रखेंगे तो कैपेसिटर उसको जाने देगा, लो फ्रीक्वेंसी वाले को रोकेगा, यही ना बात हुई। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो एक्सी का वैल्यू कम आएगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा तो एक्सी का वैल्यू ज़्यादा आएगा। तो इसलिए अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो ये उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिटार्ड करेगा, ब्लॉक करेगा। आइए अब यहाँ समझते हैं। तो देखिए ये फ्रीक्वेंसी है और ये है हमारा वोल्टेज गेन। अगर फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी इतना है, यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी ऐसे बढ़ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे देखिए गेन भी बढ़ रहा है। आपने अभी भी पीछे देखा ना फार्मूले से कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या है 1/2 न्यू सी। बेटा फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगा, ये कैपेसिटेंस घटेगा तो वोल्टेज गेन बढ़ेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज फर्स्ट स्टेज का पावर, फर्स्ट स्टेज का ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट आउटपुट जो है इस पे जाएगा, तो इसकी वजह से इससे हाई और ज़्यादा एम्पलीफाइड होकर के वोल्टेज मिलेगा। तो वही कह रहे हैं जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा वोल्टेज गेन ज़्यादा होगा। लेकिन एक समय पर आकर के ये देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तब भी वोल्टेज हमारा क्या हो गया, स्टेबल हो गया, वोल्टेज गेन स्टेबल हो गया। ऐसा क्यों हुआ, तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज़्यादा कर देंगे तो कोई भी ट्रांजिस्टर, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है तो उसकी एक कैपेसिटी होती है। अगर उससे ज़्यादा हाई पावर दे देंगे ना, हाई फ्रीक्वेंसी दे देंगे तो उस पर लोडिंग इफेक्ट देखा जाता है। लोडिंग मतलब क्या हुआ, आप यूँ समझ सकते हैं, आप जितना जल्दी कोई काम कर रहे हैं या लिख रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा स्पीड में आपको बोला जाए, जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप लिखें, तो मैं अगर बहुत स्पीड में बोलने लगूँ तो आपका छूटने लगेगा, तो आपके पास ज़्यादा लिखना रह जाएगा, समय कम है, तो उसको कहेंगे कि आपके पास लोड बढ़ गया, आपके ऊपर लोड बढ़ गया। तो वही बात है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इस पर लोडिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, लोडिंग इफेक्ट की वजह से गेन घट जाता है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से लोडिंग गेन घट जाता है। तो इसलिए
फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, गेन बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, गेन घट रहा है, तो वोल्टेज गेन घट रहा है। इस वजह से यह इतने दूर तक सैचुरेट कर जाता है, स्टेबल होता है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि फिर से ये हाई फ्रीक्वेंसी और बढ़ा रहे तो अचानक से घटने क्यों लगी? क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, बहुत ज़्यादा, फिर ये पहले वाले का अगर यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी का इनपुट देंगे तो पहले वाले पे लोड बढ़ेगा, पहले वाले पे लोड बढ़ेगा, तो इसके वजह से इसका गेन घट जाएगा। तो वही गेन आपने देखा था, स्मूथ कर्व थी, स्मूथ कर्व थी, ये एक स्मूथ कर्व थी। लेकिन अगर आप इसका हाई फ्रीक्वेंसी दिए तो यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी का आउटपुट मिला, इसके लोड के साथ मिला तो बढ़ नहीं पाया बहुत ज़्यादा। लेकिन ये हाई फ्रीक्वेंसी वाला इसको मिला तो यहाँ पर भी लोडिंग इफेक्ट मिलेगा। तो लोडिंग इफेक्ट कई बार मिल रहा है, पहले वाले स्टेज में भी, दूसरे वाले स्टेज में भी। इस वजह से ये घट जाएगा हमारा गेन। तो यही देख रहे हैं आप, फ्रीक्वेंसी इधर बढ़ रही है देखें, लेकिन वोल्टेज गेन घट रहा है क्योंकि निगेटिव स्लोप है। यही बातें पूरी यहाँ पर लिखी गई हैं, ये आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। तो याद रखिएगा, लो फ्रीक्वेंसी रेंज में कितना है, 50 हर्ट्ज से कम। मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में कितना है, 50 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज से यहाँ से 50 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। तो इस रेंज में आपका देखिए ये स्मूथ की तरह काम कर रहा है। 20 हर्ट्ज से ज़्यादा अगर कर देंगे तो ये फिर से घटने लगता है। मतलब ये हमारे काम तक का, 20 हर्ट्ज तक को हम लोग सुन पाते हैं, 20 हर्ट्ज तक वाले के लिए ये अच्छा काम करता है। तो ये पूरी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी एक ही फ़ोटो में। बैंड विड्थ ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। तो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का बैंड विड्थ क्या होता है, 2 लाइन में देख लीजिएगा। वोल्टेज गेन ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर इज मैक्सिमम इन मिड फ्रीक्वेंसी रेंज। एकदम सही बात है कि इसकी वोल्टेज गेन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में है। इधर भी वोल्टेज गेन बढ़ तो रही है और इधर घट रही है। क्यों बढ़ रही है, क्यों घट रही है? यहाँ फ्रीक्वेंसी इफेक्ट की वजह से, कैपेसिटेंस के इफेक्ट की वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी तो बढ़ रहा था, और यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह से लोडिंग इफेक्ट की वजह से घट रहा है। इसका एडवांटेज क्या है, 2 लाइन में देख लीजिए। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का, इट इज़ चीप, सस्ता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे रजिस्टर और कैपेसिटर लगे। रजिस्टर कैपेसिटर बहुत सस्ते मिलते हैं, आपको पता है। तो रजिस्टर बहुत सस्ता होता है, कैपेसिटर इसलिए बहुत ही हल्का होता है, ये बहुत ही चीप होता है, सस्ता होता है। इट्स सर्किट इज़ कम्पैक्ट एंड लाइट, ये बहुत ही छोटा और लाइट होता है। रजिस्टर एंड कैपेसिटर आर लाइटली एज स्मॉल इन साइज़। अरे कैपेसिटर और रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत छोटे छोटे साइज़ के होते हैं, इसलिए जो हमारा सर्किट होगा ये जो वो बहुत ही कॉम्पैक्ट है, स्मॉल इन साइज़ होगा इसका मतलब। और साथ ही साथ यह हमारा लाइट होगा, हल्का होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर वगैरह नहीं लगा है। ट्रांसफार्मर तो बहुत वजन होता है, आप जानते हैं। जैसा कि आगे कह रहे हैं, ड्यू टू द constant voltage gain in audio frequency ranges this amplifier is most suitable for speech and music। देख रहे हैं ना, मैंने ये बात बोला था ना कि हम लोग म्यूजिक सुनने के लिए, बोलने के लिए, स्पीक करने के लिए ये हमारा जो सर्किट है, एम्पलीफायर सर्किट है, बहुत ही सूटेबल होता है। क्योंकि ये 20,000 50 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के लिए काम करता है। हम लोग जानते हैं कि 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के साउंड को ही हम लोग ईजिली अच्छे से सुन सकते हैं। ये वही काम कर रहा है। इसलिए हमारा म्यूजिक सुनने के लिए या स्पीक करने के लिए, एंकरिंग करने के लिए जो लगाते हैं, हमने क्लास में बता रखा है, तो ये सब के लिए बहुत ही अच्छा होता है। साथ साथ आप कह सकते हैं कि इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन बहुत कम मिलता है। इसका मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन का? मैंने बताया कि जब आप एंकरिंग करते हैं या कुछ बोलते हैं तो वहाँ पे जब माइक को सेट करते हैं तो उसमें बहुत चेंचा चेंचा आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ बहुत कम आएगी इस वाले को अगर आप यूज़ करेंगे तो। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसमें इम्पीडेंस मैचिंग अच्छी नहीं होती है। इम्पीडेंस मैचिंग मतलब इम्पीडेंस मैचिंग अगर अच्छी होती है तो क्यू पॉइंट शिफ्ट होने से बच जाता है और बहुत ही अच्छा ये स्मूथली फंक्शन करता है। और साथ साथ इसकी नॉइज़ तो जब क्लाइमेट अलग अलग होती है, आपने देखें मतलब जितना ये क्लाइमेट चेंज होता है और जैसे जैसे इसका एज बढ़ता है वैसे वैसे ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, ये इसकी दिक्कत है। और आगे है लो वोल्टेज गेन ड्यू टू द लोडिंग इफेक्ट। देख रहे हैं ना, इसमें वोल्टेज गेन भी घट जाती है लोडिंग इफेक्ट की वजह से, ये इसके डिसएडवांटेज है। सबसे इंपॉर्टेंट हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर कपल्ड पावर एम्पलीफायर। तो ट्रांसफार्मर कपल्ड पावर एम्पलीफायर में देखिएगा, ये देखिएगा पूरा सिस्टम सेम वैसे ही है जैसे पीछे आपने देखा था, लेकिन यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर लगा था, सीसी लगा था, यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाया है, T1 लगाया है, और दूसरे वाले में यहाँ पर क्या लगाया है, T2 लगाया है। सब कुछ वैसे ही है। और याद रखिएगा ट्रांसफार्मर का में 2 तार होंगे, वो 2 तार में से एक तार जो है यहाँ पर आकर के जुड़ा हुआ है R1 R2 के साथ, और एक तार जो है हमारा जुड़ा हुआ है बेस पर इसके।
ठीक है। और आपको पता है कि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है। और ट्रांसफार्मर आपका पता है कि यहाँ ये इंडक्टर लगा है ना, इस पे जो भी आप इनपुट देंगे वो इनपुट यहाँ पे आउट ऑफ फेज 180 डिग्री पे मिलेगा, वो फिर वापस यहाँ पर 180 डिग्री पे मिलेगा। एक बात और याद रखिएगा, ये दोनों ट्रांसफार्मर जो हैं हमारे स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। मतलब जो भी आप यहाँ पे वोल्टेज देखिए, स्टेप अप का मतलब ये होता है कि आउटपुट वाले स्टेज में जो ट्रांसफार्मर में कॉयल है उसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा। आपको पता है कि अगर ये मोटा तार हो और नंबर ऑफ़ टर्न्स कम हो, और पतला तार हो नंबर ऑफ़ टर्न्स बहुत ज़्यादा हो, तो इसे कहते हैं हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप, जो कि वोल्टेज को बढ़ाता है। तो यहाँ से आप जो भी इनपुट देंगे यहाँ पे बहुत हाई आउटपुट मिलेगा, लेकिन 180 डिग्री आउट ऑफ फेज मिलेगा। वापस ये जो है फीड किया जाएगा दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के लिए, और यहाँ से हमारे सेकेंड ट्रांसफार्मर से, जो कि ये भी हमारा स्टेप अप है, हाई गेन मिलेगा, जो कि यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। ये पूरी आपको जो सर्किट है, सर्किटरी समझा दी गई, कैसे वर्क करता है ये बात भी पूरा आपको पता चल गया, ये सारी। अब आइए हम लोग आगे देखेंगे इसका फ्रीक्वेंसी रेंज। ये दो बातें आप याद रखेंगे कि इसका जो गेन होता है वो वही बात फिर वापस कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हम लोग बढ़ाते हैं इसका गेन बढ़ता है, वोल्टेज गेन बढ़ता है, फिर कुछ समय के लिए लोडिंग की वजह से स्मूथ हो जाता है, लेकिन फिर ये अचानक से बढ़ता है और ये घट जाता है। किसकी वजह से? म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से। क्योंकि हमें पता है कि ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है और ट्रांसफार्मर में एडी करेंट का कंसेप्ट आता है, जो कि आपने 12th में पढ़ रखा है। इसलिए दो लाइनें इसमें समझते हैं हम लोग। द गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज़ कॉन्स्टेंट ओनली फॉर ए स्मॉल रेंज। देख रहे हैं ना, गेन जो है हमारा बस छोटे रेंज के लिए कॉन्स्टेंट होता है। द आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू द कलेक्टर करेंट मल्टीप्लाइड बाय द रिएक्टेंस ऑफ द प्राइमरी। तो प्राइमरी में कितना आपने रिएक्टेंस लगा रखा है उस पर डिपेंड करता है। प्राइमरी में अगर मान लीजिए यहाँ पे स्टेप डाउन लगा देते हैं, स्टेप डाउन लगा दे तो हमारा आउटपुट में ही कम वोल्टेज मिलता, क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, तो आउटपुट में ही हमारा कम मिलता। तो यहाँ पर भी आउटपुट कम मिलता, क्योंकि इसका आउटपुट ही इसके लिए इनपुट है, और इसका इनपुट ही जब कम देंगे तो आउटपुट ज़्यादा कैसे मिलेगा। ठीक है, तो वही करके कि इसका कितना आउटपुट मिलेगा वो डिपेंड करता है कि इसके इनपुट का इम्पीडेंसेस कितने हैं या रेजिस्टेंस कितने हैं। इसका एडवांटेज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सुनिएगा इसका एडवांटेज। इट हैज़ गुड इम्पीडेंस मैचिंग, इसकी इम्पीडेंस मैचिंग बहुत अच्छी होती है। पावर गेन इज़ वेरी हाई, इसलिए इसकी पावर गेन भी बढ़ जाती है। देयर विल बी नो पावर लॉस, इसमें पावर लॉस नहीं होता है। और आगे कहेंगे इफ़िशिएंट इन ऑपरेशन, और इसको ऑपरेट करने में बहुत ही आसान होता है, बहुत अच्छा होता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? पहली बात कि ट्रांसफार्मर लगाएं, ट्रांसफार्मर महंगा होता है। सेकंड थिंग इज़ दैट कि ट्रांसफार्मर इज़ बल्कियर होता है, बल्की होता है, भारी होता है। और यह ट्रांसफार्मर वाला देखेंगे तो जितना भी सिस्टम होता है उसमें थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा आता है, नॉइज़ बहुत प्रोड्यूस करता है। जैसे आप अपने घर के आसपास ट्रांसफार्मर देखे होंगे तो उस ट्रांसफार्मर से भी नॉइज़ आता है। यही बातें यहाँ पे लिखी गई। फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन हाई होती है, इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। डिस्टॉर्शन मतलब कि कमी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। ट्रांसफार्मर टेंड टू प्रोड्यूस, हम नॉइज़ देख रहे हैं, नॉइज़ प्रोड्यूस करता है। ट्रांसफार्मर्स आर बल्की एंड कॉस्टली, ट्रांसफार्मर बहुत ही भारी होता है और यह कॉस्टली भी होता है, महंगा भी होता है। और एक बात और याद रखिएगा, पावर एम्पलीफायर हमारा हमेशा से पावर एम्पलीफायर में ट्रांसफार्मर कपलिंग को ही प्रायर माना जाता है। ठीक ना, आइए देखिए क्यों प्रायर माना जाता है, क्योंकि इसकी गेन बहुत ज़्यादा होती है और इम्पीडेंस मैचिंग बहुत अच्छी होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि लॉस इसमें नहीं होता है, इसमें पावर लॉस बहुत ही कम होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा हम लोग इसी को यूज़ करते हैं। ये कुछ नहीं देखेंगे हम लोग, एमसीक्यूज़ के पर्पज़ से ही बस पढ़ रहे हैं यहाँ पे फ़िलहाल। और ये फ्रीक्वेंसी रेंज है कि किस फ्रीक्वेंसी रेंज में कैसे काम करता है वो तो मैंने बता ही दिया है। अब हम लोग जा रहे हैं फर्दर आगे पढ़ने की। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एम्पलीफायर क्या होता है। बस आपको एमसीक्यूज़ के लिए मैं बता दूं, जैसा कि ऑफलाइन क्लास में मैंने बता रखा है, क्लास ए एम्पलीफायर की जो सीरीज़ फेड यानी सिंपल सा क्लास ए एम्पलीफायर जो है उसका जो इफ़िशियंसी होती है 25% होती है। ये आप बस याद रखना है, एमसीक्यूज़ के लिए हो गया 25%। और अगर इसी में ट्रांसफार्मर कपल्ड कर देंगे तो इसकी इफ़िशियंसी 50% हो जाती है। बस आप याद रखेंगे। ये देखिएगा 1/4 आया है, ये पूरा सॉल्व करने पाया है। जब आपका पेपर एमसीक्यूज़ है तो इस सब को पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। ये रहा ईटा, इफ़िशियंसी इसकी कितनी, 25%। और अगर ट्रांसफार्मर कपल्ड कर दें तो इसकी इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, तो आपको ये दिखा रहा हूँ मैं, ये देखें आप 50%। ये बस आप याद रख लीजिए बस। अब क्लास बी एम्पलीफायर देख लीजिए, क्लास बी एम्पलीफायर का, तो इसका भी बस आप याद रखेंगे कि इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है। तो क्लास बी एम्पलीफायर को हम लोग जो है पुश पुल की तरह यूज़ करते हैं। क्लास बी एम्पलीफायर में को अगर पुश पुल की तरह हम यूज़ करते हैं तो इसमें जो है हमारा एम्पलीफायर का क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, इसकी एफिशिएंसी 78.5% होती है।
एक मिनट क्लास बी एम्पलीफायर क्या है थोड़ा सा देखिएगा तो सीरीज फेड का क्लास बी एम्पलीफायर ऑपरेशन इज इलस्ट्रेटेड सोन फिगर में है, दिखा रखा है। ठीक है, देखें तो क्लास बी एम्पलीफायर क्या है। क्लास बी एम्पलीफायर हमारा जो इनपुट आप देते हैं उसका 180 डिग्री आउट ऑफ फेज़ देता है, ठीक है ना। तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज़ दे रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं ये आउटपुट देंगे। यानी कि एक जैसे आप रेक्टिफायर पढ़े होंगे, रेक्टिफायर में केवल एक बार के लिए देगा और दूसरे वाले के लिए, निगेटिव वाले के लिए ऑफ हो जाएगा। तो हमारा जो गेन होगा वो केवल आधा मिलेगा, मतलब 50% ही मिलेगा। तो क्लास बी वाले में बस 50% मिलेगा, सीरीज फेड वाले में, सिंपल क्लास बी में। लेकिन अगर उसको हम लोग पुश पुल बना देंगे तो वो 78.5% हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी ये बढ़ जाएगी बहुत अच्छी। तो यही बस हमें याद रखना है और कुछ नहीं एमसीक्यूज़ के लिए। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ पावर एम्पलीफायर, और इसका एमसीक्यूज़ हम लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस में देख ही रखे हैं। पेपर के पर्पज़ से हम फिर इसका देख लेंगे और आगे हम लोग नेक्स्ट यूनिट के साथ मिलेंगे। तब के लिए थैंक यू फॉर ऑल ऑफ़ यू। आप लिफ्ट कर